व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बीएसएन सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक अहम यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे और उस यूनिट का नाम है कंसेप्ट ऑफ स्लीप एंड रेस्ट। तो ये एक इंतहाई अहम यूनिट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से बहुत से एमसीक्यूज़ आते हैं। इस यूनिट को आसानी के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकेंड पार्ट को। इस यूनिट का फर्स्ट और थर्ड पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जिसके वीडियो के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्लीप के बारे में बता दूं। स्लीप कहते हैं नींद को हर इंसान एडल्ट को दिन में 7 से लेके 8 घंटों तक स्लीप की ज़रूरत होती है, नींद की ज़रूरत होती है। और इसी तरह अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो हमारी लाइफ का तीसरा हिस्सा वो नींद में गुजर जाता है। तो नींद जो है ये एक फुल प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और ये इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर इफेक्ट करते हैं और हमारे पास स्लीप से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स होती हैं। तो इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है कि स्लीप किसे कहते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं और उन टाइप्स के फिर मजीद स्टेजेस कौन कौन से हैं और इसी के साथ स्लीप और रेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमने इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में कवर किए हैं। आज के इस सेकंड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्लीप साइकिल क्या होता है और हमारे पास वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्लीप पे इफेक्ट होते हैं। इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट के सेकेंड पार्ट को। तो स्लीप साइकिल में हमारे पास है कि ड्यूरिंग अ स्लीप साइकिल पीपल टिपिकली पास थ्रू NREM and REM sleep. The complete cycle usually lasts about 90 to 110 minutes in adult. देखो कहते हैं कि स्लीप साइकिल किसे कहते हैं। देखो जब एक बंदा सोने लगता है फिर उसकी पहली नींद जो होती है हल्की नींद होती है, फिर वो गहरी नींद में चला जाता है, फिर कभी कभार वो रात को ख्वाब देख लेता है, रात को डर जाता है और फिर उसकी नींद फिर कम होती है और आखिरकार फिर उसकी नींद पूरी हो जाती है। तो ये एक पूरा साइकिल होता है। इसमें मेनली 2 टाइप्स की नींद आते हैं। एक हमारे पास आता है NREM कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और एक हमारे पास होता है REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो ये हमारे पास स्लीप के 2 टाइप्स हैं जिसको हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है इस यूनिट के पार्ट फर्स्ट में। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इसकी आपने पार्ट फर्स्ट को देखना होगा। जब आप वो पढ़ ले, आप वो वीडियो देख ले, तो उसके बाद आपको NREM और RM स्लीप को जानना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो स्लीप साइकिल कहते हैं कि स्लीप साइकिल जो हमारे पास है तो इसमें एक बंदे को नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट दोनों स्लीप साइकिल जो है इस टाइप से गुजरना पड़ता है और ये स्लीप साइकिल तकरीबन 90 से लेके 110 मिनट्स तक लेता है एक एडल्ट में। उसके बाद फिर ये साइकिल फिर से रिपीट होती है। सही है। In the first sleep cycle, a sleeper usually passes through all of the first 3 NREM stages in a total of about 20 to 30 minutes. तो क्या होता है कि स्लीप साइकिल के पार्ट फर्स्ट हिस्से में क्या होता है कि वो जो स्लीपर, वो जो सोने वाला बंदा होता है तो उसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट के 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और वो हमारे पास 20 से लेके 30 मिनट तक टाइम लेता है। आपको बताता चलूं कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है हमारे पास उसमें 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और उनको हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है इस यूनिट के पार्ट फर्स्ट में, तो उसको आप वहां देख सकते हैं। यहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ये हिस्सा हमसे रह जाएगा। सही है। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट के स्टेजेस जो हैं अगर आपने सीखने हैं तो आपको इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट देखना होगा। सही है। इसके बाद
कि अगर हमारे पास जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट के जो पहले 3 स्टेजेस हैं वो 20 से 30 मिनट तक टाइम ले लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, देन स्टेज 4 में लास्ट अबाउट 30 मिनट्स। After stage 4 rapid eye movement the sleep passes back through stage 3 and 2 over about 20 minutes. Thereafter the first rapid eye movement stage occur lasting about 10 minutes completing the first sleep cycle. तो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू दिखा दूं तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा स्लीप साइकिल को सीखना, क्योंकि इससे एमसीक्यूज आएंगे। देखो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, स्लीप साइकिल है कि पहले तो बंदा जागा हुआ होता है, उसके बाद फिर जब वो सोता है तो हल्की नींद में होता है तो स्टेज 1 तक चला जाता है। स्टेज 1 में अक्सर क्या होता है कि वो अगर वो कोई ऊंची आवाज से आप उसको पुकार दो, वो जो सोने वाला बंदा होता है तो वह एकदम से उठ जाता है, उसकी आंखें ओपन हो जाती है और स्टेज 1 में वो ये एक्सेप्ट भी नहीं करता कि मैं सो रहा था। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने वैसे आंखें बंद की थी, मैं सो नहीं रहा था। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं पार्ट फर्स्ट में, आप वहां पे देख ले। सही है। तो क्या होता है कि ये जागा हुआ है पर्सन, तो वो स्टेज 1 से गुजरता है, फिर स्टेज 2 से, फिर स्टेज 3 से, फिर स्टेज 4 तक वो हमारे पास आ जाता है। गहरी नींद स्टेज 3 और स्टेज 4 जो है इसको डीप स्लीप भी कहते हैं। सही है। फिर स्टेज 4 से फिर उसको स्टेज 3 और स्टेज 2 तक जाना होता है और फिर स्टेज 2 के बाद रैपिड आई मूवमेंट स्टेज स्टार्ट होता है, जिसमें अक्सर वो बंदा ख्वाब भी देखता है और कभी कभार वो डर भी जाता है। क्यों? क्योंकि जब बंदा सोने लगता है तो इन स्टेजेस में जैसे भी आप आगे जाओगे तो आपके रिस्पिरेटरी रेट कम होता जाएगा, आपका हार्ट रेट कम होता जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी की नीड कम होती जाती है। सही है। लेकिन रैपिड आई मूवमेंट जो स्टेज है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये वाइटल्स आपके क्या हो जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं। सही है। तो स्लीप साइकिल इस तरह है कि अगर हमारे पास बंदा सोने लगता है तो पहले स्टेज 1 को, फिर स्टेज 2, 3, 4, उसके बाद फिर स्टेज 3, फिर स्टेज 2 और उसके बाद फिर रैपिड आई मूवमेंट स्टेज आता है। और रैपिड आई मूवमेंट स्टेज इस तरह इन्होंने कहा कि 10 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा तो 20 या 30 मिनट तक होता है और उसके बाद फिर स्टेज 2, 3 और फिर डीप स्लीप में बंदा जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरा का पूरा स्लीप साइकिल है और ये स्लीप साइकिल को तकरीबन 90 से लेके 110 मिनट में एक पर्सन, एक एडल्ट इसको रिपीट करता है। It is not unusual for the first rapid eye movement period to be very brief or even skip entirely. The healthy adult sleeper usually experience 4 to 6 cycle of sleep during 7 to 8 hours. तो क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको रैपिड आई मूवमेंट जो स्टेज है उससे गुजरना होगा, उस पीरियड से गुजरना होगा, ज़रूरी नहीं है। ये आ सकता है, आ भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लेकी गई है कि एक एडल्ट जो है वो एवरेज 7 से लेके 8 घंटों तक जो है क्या तकरीबन 6 साइकिल्स, 4 से लेके 6 साइकिल्स आप जो है वो स्लीपर से गुजरता है। और स्लीप साइकिल में क्या कौन कौन से स्टेजेस आते हैं तो वो मैंने आपको बता दिए। तो नॉर्मल जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट से कहा कि 7 से लेके 8 घंटों तक हम जो है नॉर्मल हमारी नींद होती है, तो फिर क्या होता है कि उस 7 से लेके 8 घंटों में वो पर्सन जो है वो 4 से लेके 6 साइकिल्स ऑफ स्लीपर से गुजरता है। द स्लीपर हु इज अवेकन ड्यूरिंग एनी स्टेज मस्ट बिगिन अ न्यू एट स्टेज 1 नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड प्रोसीड थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो यहाँ पे एमसीक्यूज की बात उन्होंने ये की है कि अगर मेरे पास एक पर्सन है और वो स्टेज 4 में है, सही है, तो अगर वो स्टेज 4 में है, एकदम से आप उसको उठा दे या उसको कोई हिला दे, वो उठ जाए नींद से, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो फिर स्टेज 4 से फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, नहीं, बल्कि उसको फिर से स्टेज 1 से स्टार्ट करना होगा। सही है। और स्टेज 1 से स्टार्ट करके उसको तमाम नॉन रैपिड आई मूवमेंट के स्टेजेस और रैपिड आई मूवमेंट के पीरियड से गुजरना होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्लीप साइकिल एक नॉर्मल एडल्ट का। सही है। अब आज की वीडियो की हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्टिव है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि फंक्शन ऑफ स्लीप। देखो हम कहते हैं ना कि एक इंसान को, एक एडल्ट को 7 से लेके 8 घंटों तक
क्या नींद की ज़रूरत होती है। तो क्यों ज़रूरत होती है, आखिर ये नींद करता क्या है, नींद का फ़ायदा क्या है। तो द इफ़ेक्ट ऑफ स्लीप ऑन द बॉडी आर नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड। देखो हमारे बॉडी पे जो स्लीप का इफेक्ट है तो ये 100% अंडरस्टूड अभी वो क्या है, ये साबित नहीं हुआ। लेकिन स्लीप एक्सर्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन बोथ द नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी टिश्यू स्ट्रक्चर्स। क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारे बॉडी पे डालता है। क्यों, देखो फर्स्ट पार्ट जब आप लोग पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि स्लीप में क्या होता है। स्लीप में हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है, रिस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के इन सिस्टम को एक टाइम प्रोवाइड करता है कि वो वापस अपनी एनर्जी को रिस्टोर करे, वापस अपने फंक्शन को रिस्टोर करे। इसी के साथ आगे भी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास स्लीप के दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी में ग्रोथ कराते हैं। और यही एक रीजन भी है कि छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सोते हैं। क्यों, क्योंकि उनके ग्रोथ हार्मोन रिलीज जो है उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो वो पीक पे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सोते हैं। सही है। तो इसका हमारे बॉडी के ऊपर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर एक बंदा सोता नहीं है, नॉर्मल नींद पूरी नहीं करता, तो फिर उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन सही से नहीं होते। इसके बाद द रोल ऑफ स्लीप इन साइकोलॉजिकल वेलबींग इज बेस्ट नोटिस बाय डिटोरेशन इन मेंटल फंक्शनिंग रिलेटेड टू स्लीप लॉस। और दूसरा क्या है कि फिजियोलॉजिकल तो सही है कि अगर एक बंदा जो है वो नींद पूरी नहीं करता तो वो थका हुआ होगा, वो सही से काम नहीं कर सकेगा। लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका यहाँ पे पता चल जाता है कि अगर एक बंदा स्लीप पूरी नहीं करता, नींद पूरी नहीं करता, तो या उसको नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो टेंशन में होगा, स्ट्रेस में होगा, उसके थिंकिंग रीजनिंग ये कैपेबिलिटी फिर उसकी नॉर्मल नहीं होगी। सही है। पर्सन विद inadequate amount of sleep tend to become emotionally irritable, have poor concentration and experience difficulty making decision। क्या है कि अगर एक पर्सन का क्या उसकी नींद पूरी नहीं है तो उसमें क्या वो इमोशनली इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ापन उसमें आएगा। सही है। उसके बाद वो पर कंसंट्रेशन उसकी पुअर होगी। ये अक्सर लोग होते हैं ना, वो क्या स्टडी के लिए नींद को कम कर देते हैं, तो ये फिर फायदा नहीं है। आपकी जितनी 7 से लेके 8 घंटे तक जो आपकी नींद आपने पूरी करनी है, अदरवाइज आपकी फिर कंसंट्रेशन उस तरह नहीं होगी, आपकी कंसंट्रेशन पुअर होगी अगर आपने नींद पूरी नहीं की है। एंड एक्सपीरियंस डिफिकल्टी मेकिंग डिसीजन, और डिसीजन बनाने में उनको डिफिकल्टी फील होती है। मतलब कोई सी सही से वो डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि उसका माइंड फ्रेश नहीं है। और फ्रेश क्यों नहीं है, क्योंकि उसने नींद पूरी नहीं की है। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ स्लीप, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। इसके बाद है रिस्टोर बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारे बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जितनी भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, जितनी भी हमारे बॉडी में सेलुलर फॉर्मेशन, माइटोसिस, इन तमाम फंक्शंस के लिए क्या, तमाम फंक्शन की रिस्टोरेशन होती है किसमें, स्लीप में, और स्पेशली नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में। क्योंकि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो हमारे पास है तो वो स्टेबल स्लीप है। इसके बाद प्रिजर्व कार्डियक फंक्शन, हमारे कार्डियक फंक्शन की प्रिजर्वेशन के लिए भी नींद ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कहा कि आपकी हार्ट की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, जिसमें आपके हार्ट को टाइम मिल जाता है कि वो अपने एनर्जी को, वो अपने क्या फंक्शन को रिस्टोर करे, प्रिजर्व करे। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज भी होता है उसमें स्लीप में, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन भी होती है। इसलिए तो जो पेशेंट होता है तो उसको कहते हैं इसको आराम की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है। वो रीज़न ये होता है कि नींद में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोटीन रिलीज होते हैं, सेल डिवीजन होता है, और इसमें एक पेशेंट की रिकवरी होती है। तो एक नॉर्मल पर्सन को नींद की तो ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमारे पास पेशेंट होते हैं उसको नॉर्मल से ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है।
बॉडी कंजर्व एनर्जी ड्यूरिंग स्लीप, ये भी सिंपल है, क्योंकि आप स्लीप में कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करते तो आपकी बॉडी एनर्जी इजीली कंजर्व करती है। थर्मो रेगुलेशन इसमें होता है, हीट की क्या होती है, हीट का रेगुलेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी नहीं होती, मस्कुलर एक्टिविटी आपकी नहीं होती, इसके अलावा जो है ये आपकी और एक्टिविटी नहीं होती, तो आपका जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट रहता है। इसके बाद रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इज नेसेसरी फॉर ब्रेन टिश्यू रिस्टोरेशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के बारे में कहा जाता है कि इससे आपके ब्रेन टिश्यू की रिस्टोरेशन और कॉग्निटिव फंक्शन आपके इससे क्या हो जाती है, इंप्रूव होती हैं। लॉस ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लीड टू फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन एंड सस्पिशन। और अगर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप किसी का लॉस होता है तो उससे कंफ्यूजन और सस्पिशन, शक शुबात, वहमी टाइप बंदा हो जाता है। अक्सर ये जो बूढ़े लोग होते हैं ना, तो उनका ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ये डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि वो गहरी नींद तक जाती ही नहीं है। जब उसका रैपिड आई मूवमेंट ने स्टार्ट होना था स्लीप ने, तो उस स्टेज तक वो मुश्किल से पहुंचते हैं, वो हल्की नींद में होते हैं। तो इस वजह से ये फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन लेकर आते हैं, सस्पिशन लेकर आते हैं। लॉस ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। सही है। प्रोलॉन्ग स्लीप लॉस लीड टू अल्टरेशन इन मूड, मेमोरी एंड मोटर परफॉर्मेंस। तो मैंने आपको बता दिया, अगर एक बंदा है उसको स्लीप प्रॉब्लम है, वो सही से सो नहीं सकता, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका मूड, मेमोरी और मोटर परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकते हैं। ये तो हमें भी पता है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैंने नींद पूरी नहीं की इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये काम मुझसे नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी क्या होता है, जरूरी होती है एक प्रॉपर हार्स की नींद। डिस्टर्ब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में इफेक्ट ऑन बॉडी सच एज रिस्क ऑफ ओबेसिटी। अगर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप किसी भी पेशेंट का इफेक्ट है तो ये ओबेसिटी काज कर सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम काज कर सकता है, इजीली गेट डिप्रेशन इजीली उस बंदे को हो सकता है, और उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। अब ये क्यों होता है, तो ये आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलता है कि रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है। अगर किसी भी पेशेंट का रैपिड आई मूवमेंट स्लीप डिस्टर्ब है तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए क्या कर ले, इनको एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि रैपिड आई मूवमेंट में ये प्रॉब्लम, अगर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप किसका इफेक्ट होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम हमारे पास आ सकते हैं। अब इस पार्ट का जो हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्टिव है, जिसकी काफी डिटेल भी दी हुई है कि फैक्टर इफेक्टिंग स्लीप, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्लीप को इफेक्ट करते हैं। बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप आर अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर। देखो, स्लीप की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी। क्वालिटी क्या किसे कहते हैं? क्वालिटी आपकी स्लीप की क्या है कि आप गहरी नींद सोते हो, आप हल्की नींद सोते हो, आप नींद में डरते हो, नींद में आप प्रॉब्लम आती है, आपको सोते सोते एकदम से उठ जाते हो, तो ये क्या है, ये क्वालिटी है। क्वांटिटी क्या है कि आप कितने घंटे नींद करते हो। तो आपकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी ये डिफरेंट फैक्टर्स से इफेक्ट होती है, और यहाँ पे एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि एज से किस तरह इफेक्ट होती है, इलनेस भी इफेक्ट करता है स्लीप को, इन्वायरमेंट भी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी को इफेक्ट करता है, लाइफस्टाइल हो गया, इमोशनल स्ट्रेस हो गए, स्टिमुलेंट एंड अल्कोहल हो गया, डाइट हो गया, स्मोकिंग, मोटिवेशन एंड मेडिकेशन। तो ये एक एक करके अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये फैक्टर किस तरह हमारे स्लीप को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख ले तो इसमें एज सच कंसेप्ट की कोई बात नहीं है, बस आपने इसको रटा रखना है कि हमारे पास एज के लिहाज से जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनको 16 से लेके 18 घंटे तक नींद की ज़रूरत होती है। सही है। जो इन्फेंट होते हैं तो उसको 12 से 14 घंटे तक, टॉडलर को 10 से 12 घंटे तक, प्री स्कूल को 11 से 12 घंटे तक, इस तरह एडल्ट को 6 से 8 घंटे तक, और जो बूढ़े लोग होते हैं तो उसको कम से कम दिन में 6 घंटे सोना चाहिए। तो ये एज के लिहाज से हमारे पास क्या होते हैं, स्लीप इफेक्ट होता है। सही है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कहे कि बच्चा है और वो 8 से 10 घंटे सोता है, न्यू बॉर्न है, तो इसको स्लीप प्रॉब्लम है या नहीं, तो फिर आप कहो कि एडल्ट तो 8 घंटे सोते, ये 8 से 10 घंटे सोता है, तो ये भी नॉर्मल है। नो, छोटे बच्चे के लिए नींद की ड्यूरेशन ज्यादा है। तो ये हमारे पास है एज फैक्टर जो कि स्लीप के क्वालिटी और क्वांटिटी पे इफेक्ट होता है।
अक्सर बूढ़े लोग जो होते हैं तो उनकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनकी गहरी नींद नहीं होती, उसको नींद हल्की होती है और वो नींद में उठते हैं। सेकेंड हमारे पास है कि सर्टन एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस कैन आल्सो इफेक्ट स्लीप। कुछ हमारे पास एंडोक्राइन हार्मोन है। एंडोक्राइन हार्मोन वो हार्मोन जिसके लिए डक्ट नहीं होते, सही है, डक्ट नहीं होते, मतलब उनके लिए अपने वेसल्स लाना या उसके लिए अपने वो नहीं है, सिस्टम नहीं है, वो जैसे ही बनते हैं वो ब्लड में इंटर होकर हमारे बॉडी में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अक्सर अगर इन हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो आपका स्लीप डिस्टर्ब हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म क्या करता है कि अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज होते हैं देन दे लेंथन प्री स्लीप टाइम मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अ क्लाइंट टू फॉल अस्लीप। तो ये फिर क्या करता है कि ये जो नींद से पहले जो ड्यूरेशन होती है, प्री स्लीप टाइम होता है, तो ये क्या करता है, ये उसको लेंथी करता है, प्रोलॉन्ग करता है। इसके बाद हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म कन्वर्सली डिक्रीज स्टेज 4 स्लीप। अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन कम रिलीज होते हैं तो वो स्टेज 4 स्लीप को कम करता है, उसके ड्यूरेशन को। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि हाइपोथायराइडिज्म स्लीप को कम करेगा और फिर स्टेज 4 को। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर कैन कॉज सम रिडक्शन इन डेल्टा स्लीप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अगर किसी भी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड है तो उसका जो डेल्टा स्लीप है, जो डीप स्लीप भी कहते हैं, या स्टेज 4 जो स्लीप है, वो इफेक्ट हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं ना, जिसको टेम्परेचर होता है तो वो बार बार उठता है, मतलब उसकी नींद अच्छी नहीं होती। द नीड टू यूरिनेट ड्यूरिंग द नाइट आल्सो डिस्टर्ब स्लीप and people who awaken at night to urinate sometimes have difficulty getting back to sleep। तो क्या है कि अक्सर वो लोग जो सोते वक्त ज़्यादा पानी पी लेते हैं, फिर जब वो सो जाते हैं तो सोने के दौरान फिर उनको बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है। और क्या होता है कि एक बंदा मतलब क्या है कि वो 8 बजे सो जाता है, फिर उसको 12 बजे 1 बजे जो है यूरिन पास करने की ज़रूरत होती है, तो फिर वो उठ जाता है, वॉशरूम अटेंड कर लेता है। फिर जब दोबारा से वो सोता है तो फिर उसको डिफ़िकल्टी होती है, मतलब वो सही से नहीं सो सकता, क्योंकि एक दफ़ा वो उठ जाता है, वॉशरूम अटेंड किया, फिर आ गया, तो फिर उसकी नींद खराब हो सकती है। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर कोई पर्सन रात को बार बार वॉशरूम अटेंड करता है तो उसकी नींद जो स्लीप है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इफेक्ट हो सकती है। इसके बाद हमारे पास सेकंड फैक्टर है इलनेस का। तो ये तो आप लोगों को आता होगा कि अगर कोई बंदा बीमार हो, उसको दर्द हो बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो उसकी वो कैसे सो सकेगा, तो फिर उसकी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इलनेस दैट कॉज पेन और फिजिकल डिस्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिस, बैक पेन, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कैन रिजल्ट इन स्लीप प्रॉब्लम। People who are ill require more sleep than normal and the normal rhythm of sleep and wakefulness is often disturbed। मैंने आपको स्टार्ट से भी कहा कि जो लोग जो है वो बीमार होते हैं तो उनको तो नींद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि नींद में रिकवरी होती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, सेल डिवीजन माइटोसिस होता है, जिससे उनकी रिकवरी ईजी हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास पेशेंट होते हैं तो उनका क्या है, उनका नॉर्मल रिदम और उनका मतलब जल्दी से सोना या जल्दी से उठना, तो ये सीक्वेंस उनका इफेक्ट होता है, सही है। रिस्पायरेटरी कंडीशन कैन डिस्टर्ब एन इंडिविजुअल स्लीप। क्या है कि रिस्पायरेटरी जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है, अक्सर अगर हमारे पास पेशेंट जो है वो हाइपो में चला जाता है या उसकी ऑक्सीजन सिचुएशन एकदम से कम होती है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसकी नींद इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि अगर एक बंदे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो वो फिर कैसे सो सकेगा, सही है। इसके बाद people who have gastric or duodenal ulcer may find their sleep disturbed because of pain, often a result of the increased gastric secretion that occur during rapid eye movement sleep। जब आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट देखोगे तब वहाँ पे आपको रैपिड आई मूवमेंट का पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो आपका रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होता है तो उसमें गैस्ट्रिक सेक्रेशन वगैरह ये चीज़ें की रिलीज जो है वो पीक पे चली जाती हैं, ये चीज़ें रिलीज होते हैं, सेक्रेट होते हैं, सही है। अब अगर हमारे पास एक बंदा क्या है कि वो गैस्ट्राइटिस के साथ है, ड्यूडेनल या पेप्टिक अल्सर के साथ हैं, तो वो नींद के दौरान अगर रैपिड आई मूवमेंट स्टेज के दौरान उसके ये हार्मोन और ये HCl वगैरह रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक सेक्रेशन रिलीज होते हैं, तो फिर क्या होता है, उसको काफ़ी पेन होता है और उस पेन की वजह से फिर वो उठ जाता है,
सही है। तो ये इलनेस है जो कि स्लीप को अफेक्ट करती हैं। तीसरा फैक्टर हमारे पास है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का तो हमें पता है कि अगर एक जगह पे शोर होता है, एक जगह पे जो है गर्मी है, मतलब अगर इन्वायरमेंट में अगर गर्मियों में गर्मी है या सर्दियों में एक जगह पे ज़्यादा सर्दी है, एक जगह पे लाइट है या शोर ज़्यादा है, तो वो क्या है, वो फिर उस वहाँ पे आप स्लीप सही से सो नहीं सकोगे, तो वो जगह आपकी स्लीप को अफेक्ट कर सकती है। इन्वायरमेंट कैन प्रोमोट आर हाइंडर स्लीप। इन्वायरमेंट स्लीप को प्रोमोट भी करता है और कम भी करता है। प्रोमोट इसलिए करता है कि अगर गर्मी है और आप एक ठंडी जगह पे बैठ जाओ तो फिर आपको स्लीप आ जाती है। और सर्दियों में इस तरह होता है कि अगर सर्दी है हर जगह पे और आप बिस्तरे में बैठ जाते हो तो फिर आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो इन्वायरमेंट कैन प्रोमोट आर हाइंडर स्लीप। द पर्सन मस्ट बी एबल टू अचीव a state of relaxation prior to entering a period of sleep। यहाँ पे कहते हैं कि जब एक बंदा सोने को जाता है, जब वो सोने लगता है तो सोने से थोड़ा टाइम पहले उसको रिलैक्स होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो थका हारा हुआ है या उसको कोई मसला है या वो भाग के आया है और अभी डायरेक्ट वो सोता है, तो नहीं। कोई भी एक्टिविटी आपकी होती है तो नींद से पहले आपने उसको ख़त्म करना होता है, फिर थोड़े टाइम के लिए आपने खुद को रिलैक्स करना होता है और उसके बाद फिर आपने सोना होता है। एनी चेंज फॉर एग्जाम्पल नॉइस इन इन्वायरमेंट कैन इनहिबिट स्लीप। मैंने आपको बता दिया शोर है तो आपको नींद नहीं आएगी। द एब्सेंस ऑफ यूजुअल स्टिमुलाई और द प्रेजेंस ऑफ अनफेमिलियर स्टिमुलाई कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम स्लीपिंग। क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई अनफेमिलियर स्टिमुलाई होती है या यूजुअल स्टिमुलाई होती है, तो अगर वो आपके पास ना हो या अनफेमिलियर, देखो एब्सेंस ऑफ यूजुअल स्टिमुलाई क्या है कि डेली आप जो है पंखा लगा के सोते थे, आज पंखा आप नहीं लगा सकते, बिजली का मसला है, तो फिर आपकी स्लीप खराब हो सकती है। या प्रेजेंस ऑफ अनफेमिलियर स्टिमुलाई क्या है कि आप जो है पहले क्या होता था, पहले आपका पंखा नॉर्मल था, एकदम से उसने आवाज़ शुरू की है, या आपके साथ को रूम वाले में कोई जो है म्यूजिक वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो वो अनफेमिलियर स्टिमुलाई होती हैं। तो ये दो चीज़ें आपको क्या कर सकती हैं, आपको नींद आपकी इफेक्ट कर सकती हैं। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट कैन बी क्वाइट नॉइसी एंड स्पेशल केयर नीड टू टेकन टू रिड्यूस नॉइस इन हॉलवे एंड नर्सिंग केयर यूनिट। क्या होता है, अक्सर हॉस्पिटल में शोर होता है, क्यों, पेशेंट आते हैं जाते हैं, अटेंडेंट आते हैं, पेशेंट के इशू होते हैं, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे टेक्नीशियंस होते हैं, वहाँ पे हाउसकीपर होते हैं। तो ये हॉस्पिटल एक ऐसा माहौल होता है कि वहाँ पे मैक्सिमम टाइम शोर रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने फिर उन पेशेंट को एक नॉइस फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। उसके लिए फिक्स आपने एक टाइम रखना है कि इस टाइम में क्या होगा, कोई भी अटेंडेंट अंदर नहीं आएगा और पेशेंट इजीली या आराम के साथ अपनी नींद पूरी कर सकेगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात की हुई है कि अक्सर हॉस्पिटल ने एक स्केड्यूल रखा होता है कि दिन को ये जो है स्लीपिंग हार है और रात को ये स्लीपिंग हार है, तो उसके दौरान फिर अटेंडेंट को पेशेंट के साथ मिलने नहीं दिया जाता, लाइट वगैरह ऑफ की जाती है और पेशेंट को अलाउ किया जाता है कि वो थोड़ी सी नींद कर ले। इनफैक्ट सम हॉस्पिटल हैव इंस्टीट्यूटेड क्वाइट टाइम इन द आफ्टरनून और नर्सिंग यूनिट वेयर द लाइट आर लोवर्ड and activity and noise are purposely decreased so client can rest or nap। क्या होता है कि अक्सर हॉस्पिटल में जो है उन्होंने एक टाइम फिक्स किया होता है दोपहर के वक्त, तो उस टाइम में या रात के वक्त, तो उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंट उसके साथ मिल सकते हैं। सही है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल ने एक क्वाइट टाइम मेंशन किया होते हैं तो उसमें फिर लाइटें ऑफ की जाती हैं, अटेंडेंट को बाहर निकाला जाता है और पेशेंट को एक नॉइस फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि वो वहां पे आराम कर सके। सही है। डिस्कम्फर्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एंड लैक ऑफ वेंटिलेशन कैन इफेक्ट स्लीप। क्या है कि बाहर या गर्मी है या बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है,
सही है। दूसरा क्या है, दूसरा उसके पेशेंट की जो ब्रीथिंग है, जो उसकी रिस्पायरेशन है, तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो पेशेंट की स्लीप को इफेक्ट कर सकती हैं। लाइट लेवल कैन बी अनदर फैक्टर। अ पर्सन accustomed to darkness while sleeping may find it difficult to sleep in the light. Another influence include a comfort and size of the bed. क्या होता है, आपके बेड के साइज पे भी डिपेंड करता है, उसके हाइट पे भी डिपेंड करता है। मतलब आप घर में बेड पे सोते थे, हॉस्टल वगैरह आ गए, आपको नीचे सोना पड़ रहा है, तो ये कुछ दिन जो है ये आपका स्लीप इफेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास वो लोग जो अंधेरे में सोने के आदी होते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब लाइट होती है तो फिर उनको नींद सोने में जो है क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अ पर्सन पार्टनर हु हैज़ डिफरेंट स्लीप हैबिट्स, स्नर्स आर हैज़ अ अदर स्लीप डिफिकल्टी में बिकम अ प्रॉब्लम फॉर दी पर्सन आल्सो। और इन्वायरमेंट में ये भी आता है कि अगर आपका फेलो जो है वो खराटे मारता है, या वो नींद के दौरान बातें करता है, या नींद के दौरान हाथ इधर उधर मारता है, तो ये क्या करते हैं, ये आपके नींद को क्या कर सकते हैं, ये आपके स्लीप को इफेक्ट कर सकते हैं आपका, अगर इस तरह कोई कुलीग हो। सही है। फोर्थ हमारे पास लाइफ स्टाइल है, तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट और ईजी है कि फॉलोइंग एन इरेगुलर मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्केड्यूल में इट कैन इफेक्ट स्लीप। मॉडरेट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग और अर्ली आफ्टरनून यूजुअली इज कंड्यूसिव टू स्लीप, बट एक्सरसाइज लेट इन डे कैन डिले स्लीप। क्या होता है कि आपके पास लाइफ स्टाइल भी डिपेंड करता है कि मॉर्निंग एंड नाइट टाइम आपने स्केड्यूल बनाया होता है नए नींद के लिए। अब वो लोग जो रात को ड्यूटी करते हैं तो उसका नींद क्या होता है, इफेक्ट होता है। दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज सुबह सवेरे या दोपहर को ले लेते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज आपको स्लीप या मतलब जल्दी सोने में हेल्प आउट करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप सोते वक्त एक्सरसाइज कर लेते उसके बाद फिर डायरेक्ट सोना चाहते हैं तो फिर क्या हो सकता है, फिर आपको स्लीप जो है वो डिले हो सकती है। तो ये लाइफ स्टाइल क्या है, ये भी आपके पास स्लीप को इफेक्ट करता है। द पर्सन एबिलिटी टू रिलैक्स बिफोर रिटायरिंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग। क्या होता है कि जब हमारे पास एक बंदा सोने जा रहा होगा तो उस दौरान उसको कोई एक्सरसाइज वगैरह या कोई सख्त एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। सही है, क्योंकि अगर वो नींद से थोड़ा टाइम पहले इस तरह की एक्टिविटी करेगा तो फिर वो रिलैक्स नहीं होगा, जिससे उसकी नींद इफेक्ट हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है कि नाइट शिफ्ट वर्कर फ्रीक्वेंटली ऑब्टेन लेस स्लीप देन अदर वर्कर एंड हैव डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप आफ्टर गेटिंग ऑफर। क्या होता है, जो रात की ड्यूटी करते हैं तो वो बाकी फेलो की नस्बत उनकी नींद कम होती है, क्योंकि रात पे कभी पेशेंट जो है वो सीरियस हो जाता है। सही है, इसके बाद रात के वक्त मेडिकेशन तमाम चीज़ें करनी होती हैं। तो अल्लाह ने एक सेटिंग रखी हुई है कि रात के दिन जो नींद में मज़ा है वो दिन की नींद में मज़ा नहीं है। तो फिर इस तरह के लोगों को दिन में भी सही से नींद नहीं आती है और उनका क्या होता है, उनका जो स्लीप है वो इफेक्ट होती है। वेयरिंग डार्क रेप, तो वो क्या करते हैं, फिर वो आंखों पे क्या करते हैं, वो आई पैड्स वगैरह वो बांधते हैं, वो उस काला कपड़ा टाइप जो है वो आंखों पे बांधते हैं ताकि उनको फील डार्कनेस हो। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि during the dry home and light blocking shades can minimize the altering effect of exposure to daylight, thus make it easier to fall asleep when body temperature is rising। क्या होता है कि अगर हमारे पास एक बंदा रात की ड्यूटी के बाद वो अगर सुबह जो है गाड़ी चलाता है या चलाती है तो उसको केयर करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि जब दिन हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और फिर इंसान को नींद आती है। तो हमारे पास जो स्लीप का पैटर्न हमारे पास जो है वो क्या करता है, वो भी आपके पास स्लीप को इफेक्ट करता है। इमोशनल स्ट्रेस तो सिंपल है कि अगर एक बंदा टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो जाहिर बात है उसकी स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। और इसका रीज़न ये होता है कि जब आप इमोशनल स्ट्रेस में होते हो तो आपके बॉडी में एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, जो आपकी स्लीप के ड्यूरेशन को क्या कर लेता है, उसको कम कर सकता है और इसके क्वांटिटी और क्वालिटी को। अ पर्सन प्रीऑक्युपाइड विद पर्सनल प्रॉब्लम, जॉब रिलेटेड अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको क्या है, उसको नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। सही है।
इसके बाद स्टिमुलेंट एंड अल्कोहल, तो क्या है कि शराब, तो आप सोचेंगे कि शराब से तो इंसान को नींद ज़्यादा जल्दी आती है, तो देखो शराब जो है वो आपके, शराब हो गए या कोई इस तरह ड्रग एब्यूज़ वगैरह हो गए, तो वो क्या करते हैं, तो वो आपको सुलाने में इजी तेज़ होते हैं, मतलब उसकी वो पीने के बाद, यूज़ करने के बाद आप जल्दी से सो जाते हो, लेकिन वो जो सोने का ड्यूरेशन होता है वो आपका पूरा नहीं होता, और ना आपके सोने की क्वालिटी। सही है, मतलब जो आपके पास क्या था, अल्कोहल ने तो ये इंड्यूस किया कि वो आपको जो है जल्दी सुलाए, लेकिन जो ड्यूरेशन थी वो फिर आपके पास उतनी नहीं होती, और नींद के दौरान आप या तो डरते हो या इधर उधर की बातें करते हो, जिसकी वजह से क्या होती है, जिसकी वजह से फिर उस पर्सन की स्लीप वो इफेक्ट होती। इसके बाद हमारे पास डाइट है, तो डाइट भी वाकई इफेक्ट करता है कि अगर हमारे पास क्या है, अगर ऑयली चीज़ें आप खा लेते हो या सख्त चीज़ें आप खा लेते हो, तो फिर उससे भी आपकी नींद इफेक्ट हो सकती है। इसके बाद वेट लॉस ऑन अदर हैंड सीम टू बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन टोटल स्लीप टाइम एंड लेस ब्रोकन स्लीप। क्या होता है, ओबेसिटी के दौरान इंसान की स्लीप कम होती जाती है, लेकिन जो बंदे वेट लॉस में होते हैं तो फिर उसकी नींद बढ़ती हैं, ज़्यादा होती हैं। सही है, क्यों? क्योंकि ये डाइट की वजह से, डाइट जो है वो भी आपके स्लीप को इफेक्ट करता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि डाइट्री एल ट्रिप्टोफेन जो कि हमारे पास मिल्क चीज़ वगैरह में होता है, तो ये भी स्लीप इंड्यूस कराता है। अक्सर ऐसा होता है ना, जिन बच्चों को स्लीप नहीं आती, सो नहीं सकते, नींद नहीं आती, तो फिर उनको गरम गरम दूध पिला दिया जाता है, जिससे भी उनको क्या हो सकता है, उनकी स्लीप इम्प्रूव हो सकती है। तो ये डाइट है जो क्या करता है, जो स्लीप को इफेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग तो सिंपल है कि निकोटीन हैज एन स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड स्मोकर ऑफन हैव मोर डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप देन नॉन स्मोकर। जो हमारे पास स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, उनमें तो लंग्स की प्रॉब्लम होती है, दूसरा वो जो क्या करते हैं कि उनको फिर जल्दी से नींद नहीं आती। स्मोकर आर यूजुअली इजीली एरोज, अगर और क्या होते हैं कि इनकी नींद गहरी भी नहीं होती, छोटी सी जो है स्टिमुलेंट वगैरह भी ये एकदम से क्या करते हैं, उठ जाते हैं। By refraining from smoking often the evening meal, the person usually sleep better। क्या होता है कि अगर वो लोग जो पहले सिगरेट करते थे, जब वो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो फिर वो दिन के खाने के बाद भी उनको अच्छी खासी नींद आती है और रात को भी उनको अच्छी खासी नींद आती है, जिससे उनको पता चलता है कि हाँ, हमारे सेहत में, हमारे रिस्पायरेशन वगैरह में क्या हो जाता है, हमारे स्लीप पैटर्न में क्या उसमें इंक्रीज आ गया है। क्यों? क्योंकि उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। और सेकेंड लास्ट है हमारे पास है मोटिवेशन। मोटिवेशन कैन इंक्रीज अलर्टनेस इन सम सिचुएशन, लाइक टायर्ड पर्सन कैन प्रोबेबली स्टे अलर्ट व्हाइल अटेंडिंग एन इंटरेस्टिंग कंसर्ट और सर्फिंग द वेब लेट एट नाइट। क्या होते हैं कि अक्सर हम देखते हैं ना, लोग एग्ज़ाम के दौरान क्या होते हैं कि वो काफ़ी जो है अफेक्ट हो जाते हैं, उनका जो स्टडी पैटर्न ये काफ़ी चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बंदा मोटिवेट है, किस तरह कि उसको 7 से 8 घंटे नींद पूरी करनी चाहिए, तब उसके बाद क्या होगा, वो हमारे पास फ्रेश होगा। सही है, तो अगर उसके पास मोटिवेशन है नींद के लिहाज से, तो फिर क्या हो सकता है, वो अच्छे से सो सकते हैं, उनकी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी सही होती है। लेकिन अगर एक बंदे को ये पता ही नहीं है कि स्लीप की क्या अहमियत है और वो बस स्टडी वगैरह करता जाता है और सोता इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आपके डेली 7 घंटे नींद पूरी नहीं है, तो ये फिर आपकी कॉग्निशन, आपकी मेमोरी, आपका मेंटल रीजनिंग, थिंकिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर, ये आपके फिर क्या होंगे, आपके वीक होंगे। तो फिर भी वही प्रॉब्लम होगी, आपको चीज़ अगर याद की भी है तो फिर आपको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगी। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन होते हैं जो स्लीप को अफेक्ट करते हैं। सम मेडिकेशन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ स्लीप, लाइक मोस्ट ऑफ हिप्नोटिक कैन इंटरफेयर विद डीप स्लीप एंड सप्रेस रैपिड आई मूवमेंट। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हिप्नोटिक होते हैं जो सेडेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो वो रैपिड आई मूवमेंट स्टेज को क्या करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। सही है, बीटा ब्लॉकर जो हमारे पास क्या होते हैं, जो बीपी को कम करने के लिए हमारे पास इंजेक्शंस होते हैं, मेडिसिन होते हैं, तो वो क्या, वो इंसोम्निया काज करता है, डिफिकल्टी इन स्लीप, और क्या हो जाते हैं कि रात को इधर उधर के ख्वाब नजर आते हैं। इसके बाद नारकोटिक्स हमारे पास, ट्रैंक्विलाइजर, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन हैं जो क्या करते हैं, जो स्लीप के क्वालिटी को और क्वांटिटी को इफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट ऑफ स्लीप यूनिट का सेकेंड पार्ट था।
इसमें कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।